हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा है कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। आप पृथ्वीराज रासो के बारे में संपूर्ण जानकारी तो ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ विशेष तथ्य हैं जो कि आप लोगों को ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों देर ना करते हुए तुरंत वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें दोस्तों पहले नंबर पर दोस्तों देखिए क्या है कि डॉक्टर नौगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। यानी दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहकर किसने पुकारा है, तो आपको बताना है डॉक्टर नौगेंद्र ने। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर देखिए क्या है, कर्नल टांड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। तो ये भी देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है, तो कर्नल टांड ने माना है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, चंदबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध कवि थे। अब यहाँ पर दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि चंदबरदाई किसके शासनकाल में थे, तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। और वो सामंत व प्रसिद्ध कवि भी थे, यानी कि उनके दरबार में सामंत एक पोस्ट होता था, वो भी थे और एक प्रसिद्ध कवि भी थे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या है, बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर किसने पुकारा है, तो बाबू गुलाब राय ने पुकारा है। अगला दोस्तों देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल काव्य कहकर पुकारा है। यानी पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य किसने कहा, तो दो लोगों का नाम आ जाएगा, श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी जी। अगला है दोस्तों, एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि ये चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, यह किससे संबंधित है, तो पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई से संबंधित है। और इसमें कहा गया है, इसका अर्थ ये होता है कि चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक ही दिन जन्म लिए थे और एक ही दिन उनका मृत्यु हुआ था। इस बारे में ये कथन कहा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई एक ही दिन जन्म लिए थे और एक ही दिन मरे थे, और इन दोनों के बारे में यह कथन बहुत प्रचलित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र व सामंत व राजकवि थे। यानी चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र व सामंत और राजकवि थे। यानी आपको कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछा जा सकता है कि चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सामंत भी थे और कवि भी थे, समझ रहे हो ना। यहाँ पर कवि परीक्षाओं में न देगा, अगर सामंत दे दिया तो भी आपको सामंत पर टिक करना है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियों के निम्न 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। यानी कि पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियों के 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। तो पहला इसमें देखिए कौन सा है, बृहत रूपांतरण। इसमें 69 सर्ग तथा 16,306 छंदों का प्रयोग किया गया है। यानी बृहत रूपांतरण में 69 सर्ग और 16,306 छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों देख लीजिए मध्यम रूपांतरण में क्या है, इसमें 7,000 छंदों का प्रयोग किया गया है, या 7,000 छंद है। तीसरा दोस्तों देख लीजिए क्या है, लघु रूपांतरण, इसमें 19 सर्ग तथा 3500 छंदों का प्रयोग किया गया है। यानी लघु रूपांतरण में 19 सर्ग तथा 3500 छंदों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों चौथे नंबर क्या है, लघु रूपांतरण, इसमें 1300 छंदों का प्रयोग हुआ है। यानी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लघुत्तम रूपांतरण है, लघुत्तम रूपांतरण, इसमें 1300 छंदों का प्रयोग हुआ है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम सबका बृहत में जानकारी, मतलब
बृहत रूपांतरण का हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, बृहत रूपांतरण में देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों बृहत रूपांतरण में 69 समय तथा 16,306 छंद है, ये ऊपर आप लोगों को पता चल गया है। और इस संस्करण में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, यानी इस संस्करण को नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी बृहत रूपांतरण को, यानी पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतरण को कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये हमारा हो गया है। ये देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी कि बृहत रूपांतरण का जो हस्तलिखित प्रतिलिपि है वो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है, आज भी रखा हुआ है। अगला दोस्तों देखिए क्या है, इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन जो है सर 1585 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों दूसरा आपका क्या है, मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, तो 7000 छंदों का प्रयोग हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है, यानी मध्यम रूपांतरण का जो है प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। इसके फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, इसकी हस्तलिखित प्रति अबोहर और बीकानेर में सुरक्षित है। यानी मध्यम रूपांतरण की हस्तलिखित प्रति अबोहर और बीकानेर में सुरक्षित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, ये 17वीं शताब्दी में लिखित मानी गई है या मानी जाती है। तो ये जो मध्यम रूपांतरण है, मध्यम रूपांतरण जो है 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या है, देखिए लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण में 19 सर्ग तथा 3500 छंदों का प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें देखिए इसकी महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में सुरक्षित है। यानी लघु रूपांतरण का हस्तलिखित प्रति जो है वो कहाँ स्थित है, बीकानेर में सुरक्षित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और चौथा दोस्तों और लास्ट जो है लघुत्तम रूपांतरण। लघुत्तम रूपांतरण में 1300 छंदों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा, देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। यानी मूल रासो काव्य किसने माना है, यानी जो लघुत्तम रूपांतरण है वो मूल रासो काव्य किसने माना है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप किसी भी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आदिकाल का भी हम सीरीज़ चला रहे हैं। आदिकाल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम भक्ति काल पर आएंगे। तो दोस्तों भले ही टाइम लग जाए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाए पूरा कंप्लीट करने में, लेकिन हम इसको कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और ये हम बता रहे हैं किसी भी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आना है, उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है कि वीडियो में कोई त्रुटि है या कोई कमियाँ हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।